गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अर्चना सिंह और राजनीतिक विज्ञान में सहायक प्राध्यापिका हूँ, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में। आज फिर मैं ऑनलाइन स्टूडियो के माध्यम से आपसे जुड़ चुकी हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूँगी वो टॉपिक है आपका सेमेस्टर 5th है, और जिसमें आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिफरेंट जो अप्रोच हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच। सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये वास्तव में इस अप्रोच का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जब हम आपको प्रीवियस क्लास में जब पढ़ा रहे थे, हमने डिस्कस भी किया था आपसे कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, तो हमने कहा था कि परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, किस पे फोकस थी, सिर्फ संस्थाओं पे, संगठनों पे, शासन की जो संरचना है उस पे फोकस, यानी कि एक शासन व्यवस्था, एक सरकार कैसे काम करती है, राज्य कैसा होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, या डिफरेंट संस्थाएं और संगठन किस प्रकार से होना चाहिए। वही आधुनिकी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने देखा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे व्यवहारवाद थियरी का विकास हुआ, उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत आया, उसमें हमने ये देखा कि राजनीति में जो परंपरागत विधियां बताई गई थी, परंपरागत राजनीति का जो एक सेंटर पॉइंट था, उस पे तो फोकस किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति राजनीति के बारे में क्या सोचता है, प्रत्येक जो एक देश, एक राज्य के अंतर्गत रहने वाला नागरिक क्या चाहता है उस देश की शासन व्यवस्था से, जैसे वोटिंग प्रक्रिया पे उसका क्या प्रतिक्रिया होता है, मतदान पे उसका प्रतिक्रिया क्या होता है, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है उस पे उसकी क्या प्रतिक्रिया होती, यानी मनुष्य मानव के व्यवहारों के अध्ययन को भी प्राथमिकता दिया गया। राज्य के साथ, शासन के साथ, सरकार के साथ, संस्थाओं के साथ व्यक्ति के व्यवहार पे फोकस किया गया। इसके साथ ही साथ राजनीतिक दल कैसे कार्य करते हैं, दबाव समूह कैसे कार्य करते हैं, समूह कैसे कार्य करते हैं, और इसके अलावा एक देश की शासन व्यवस्था का दूसरे देश की शासन व्यवस्था के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी पे बल दिया गया। कंपैरेटिव स्टडी में, तुलनात्मक राजनीति में क्या स्टडी के अंतर्गत क्या क्या माना गया कि अगर एक उदाहरण के तौर पे हम समझें कि जैसे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या अन्य देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समान है, या उस अन्य देशों की जो शासन की संरचनाएं हैं, या भारतीय शासन व्यवस्था की जो संरचनाएं हैं उनसे भिन्न है, या भिन्न है या उसमें समानता है, तो वो किस तरीके से कार्य कर रही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये देखने का प्रयास किया जाता था। इसके साथ ही साथ आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, इसको डेवलप किया है डेविड स्टन ने। डेविड स्टन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनका जो बिहेवियरल थियरी है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच को के संदर्भ में ये बताने का प्रयास करते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे हम एक उदाहरण कहें कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है एक व्यक्ति के लेवल पे, जब हमारा विकास कहाँ होता है, परिवार के अंदर होता है। तो व्यवस्थाएं जो है, एक राजनीतिक व्यवस्था किस पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करती हैं, उसको इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ये डायग्राम में है, जैसे क्या है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, बीच में सेंटर में आ गया आपका द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट, यानी एक राजनीतिक व्यवस्था किन व्यवस्थाओं में रहकर कार्य करती हैं। फिर इनपुट है, इनपुट कैसे चलता है, आपका डिमांड्स एंड सपोर्ट्स है, यहाँ पे आपका आउटपुट्स आ गया, डिसीजंस एंड एक्शंस है। फिर इन्वायरमेंट है। इसका मतलब कि एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो व्यवस्थाएं रुक जाती हैं, वो व्यवस्थाएं निरंतर चलती रहती हैं। इसी के बारे में हम सब आज पढ़ेंगे। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे डेविड स्टन ने कहा था, उनकी द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में पुस्तक आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अ पॉलिटिकल सिस्टम इन द अथॉरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर अ सोसाइटी, यानी मूल्यों का अधिकाधिक आवंटन है या वितरण है। उनका ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में जब आपका वन लाइन क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं। हमने डायग्राम में देखा था कि
मैंने बताया था इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है कि परिस्थितियां जिसमें राजनीतिक प्रणाली कार्य करती है। अब आप लोग के मन में ये आता होगा कि राजनीतिक प्रणालियाँ किसके अंतर्गत कार्य करती हैं। तो हम जब मैं ऑफलाइन क्लास में आपसे डिस्कस कर रही थी, तो हमने जब राज्य के बारे में बताया था, तो हमने कहा था कि राज्य की 4 तत्वों का ज़िक्र किया था कि इन चारों तत्वों से राज्य का निर्माण होता है। तो उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन कैसे कार्य करती है, सरकार कौन-सी बनेगी, चुनाव का क्या प्रोसीजर रहेगा, जनता एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक नागरिक सरकार के बारे में क्या सोचता है, इन सारी चीज़ों का वर्णन होता है। तो एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ, जिसमें वह परिस्थितियाँ, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत हमारा राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। वो राजनीतिक व्यवस्थाएं किस में कार्य कर सकती हैं, उदाहरण के लिए जैसे सामाजिक व्यवस्था हो सकता है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कि राजनीतिक व्यवस्था में गरीबी किस तरीके से है, समाज में बेरोजगारी किस तरीके से है, उस समाज की संरचना किस प्रकार से है, वहाँ क्या शिक्षा व्यवस्था का लेवल किस तरीके से है, आर्थिक परिस्थितियाँ, रोजगार हम कितना क्रिएट कर पा रहे हैं, रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, संस्कृति उस राजनीतिक व्यवस्था का, एक पॉलिटिकल कल्चर किस तरीके से है, और इसके साथ साथ एक जो राजनीतिक व्यवस्था है, एक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। ये सारा प्रोसेस जो है एक राष्ट्र के अंतर्गत या एक राज्य के अंतर्गत जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक व्यवस्था का संरचना है, जो स्वरूप है, ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। यानी एक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था इन्हीं सारी परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब उसके बाद आता है इनपुट आपका। अब इनपुट का क्या मतलब होता है कि ये 2 लेवल पे काम करता है। पहला क्या हुआ, डिमांड्स, और दूसरा हो गया आपका सपोर्ट। डिमांड्स क्या होता है, डिमांड्स कौन रखेगा सर, यानी हम जब नागरिक हैं, किसी देश के, किसी राज्य के नागरिक हैं, तो डिमांड्स हम रखते हैं अपने सरकार से, सरकार के समक्ष या शासन के समक्ष। तो हमारे डिमांड्स क्या हो सकते हैं कि हमें रोजगार की आवश्यकता है, हमें शिक्षा की आवश्यकता है, हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ये डिमांड्स हम सरकार के समक्ष रखते हैं। अब सपोर्ट क्या आता है कि सपोर्ट हम सरकार को कैसे समर्थन देंगे, एक शासन को कैसे समर्थन देंगे, मतदान करके, कर को जमा कर करके, कानून जो बने हैं उस कानून को मान करके, और एक सरकार को वैधता देके। अगर सामान्य शब्दों में इसको समझे कि एक व्यवस्था कैसे चलती है, ऐसा नहीं जैसे एक छोटा सा, एक सामान्य शब्दों में इसको हम कहें कि जब हम हमारी आकांक्षा या हमें सरकार से या शासन से कुछ उम्मीद होती है, तो सरकार भी हमसे उम्मीद रख सकती है। तो हमारी उम्मीद क्या है, वो सरकार के समक्ष डिमांड्स के रूप में जाती है। और सरकार को जो हमसे, आम नागरिकों से, आम जनता से जो उम्मीद रहती है, वो सपोर्ट की होती है। सपोर्ट कैसे उस सरकार को हम दे सकते हैं, मतदान करते हैं, कर देते हैं सरकार को, जो शासन और संविधान में जो कानून बने हैं उन कानूनों का हम पालन करते हैं, और जो गवर्नमेंट है उसे हम वैधता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट्स की बात। आउटपुट से पहले कन्वर्जन का प्रोसेस होता है। ये कन्वर्जन जो प्रोसेस है, जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी राजनीतिक प्रणाली का केंद्र होता है। कन्वर्जन की प्रक्रिया में कौन कौन से लोग होते हैं, लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका होती है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका होती है, जुडिशरी होती है, हमारा पॉलिटिकल पार्टीज होता है, प्रेशर ग्रुप होता है। इसमें क्या है कि हमने जो सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी, मांगे क्या रखी, रोजगार से रिलेटेड रखी, शिक्षा से रिलेटेड रखी, अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड रखी, एजुकेशन हो गया, ये जो डिफरेंट हम डिमांड्स करते हैं सरकार के, तो सरकार के समक्ष डिमांड्स जाते हैं। तो सारे डिमांड्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। उसमें सरकार क्या होती है, सरकार के जो आधार स्तंभ क्या है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, आप लोगों को मैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ, आपका न्यायपालिका या राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, ये सारे डिमांड्स क्या है उन तक जाते हैं, और प्राथमिकता के आधार पे सरकार जो होती है उन डिमांड्स को पूरा करने का कार्य करती है। जब डिमांड्स डिसाइड हो जाते हैं कि प्राथमिकताओं के आधार पे उनका चयन हो जाते हैं, तो उन डिमांड्स को क्या है, निर्णय के रूप में हम उसे बदल देते हैं। यानी सरकार निर्णय लेती है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से पे क्या होना चाहिए, हमारे सुरक्षा के लिए कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी, हमारे लिए रोजगार को कैसे निर्मित किया जाए, रोजगार के अवसर हमें कैसे मुहैया कराया जाए, इस पे फिर सरकार विचार करती है। फिर उसके बाद आता है
आउटपुट की प्रक्रिया यानी कन्वर्जन प्रोसेस से जो चीज़ें निकल के आती हैं वो आउटपुट्स में रहती हैं। इसमें क्या है, एक्शन, यानी कि इस पे सरकार की प्रतिक्रिया या जनता की प्रतिक्रिया होगा। जो डिफरेंट डिमांड्स हमारे समक्ष लाए गए, सरकार के समक्ष लाए गए, उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़, उससे संदर्भित कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई और उन नीतियों पे गवर्नमेंट का डिसीजन, निर्णय कैसा हुआ और प्लानिंग किस तरीके से बनाई जाती, ये आउटपुट्स के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। अब उसके बाद फीडबैक आता है, यानी जब हम इन्वायरमेंट, हमने समझाया इन्वायरमेंट है, इनपुट है, आपका कन्वर्जन प्रोसेस है, आउटपुट्स है, तो उसके बाद फीडबैक आता है। फीडबैक क्या हो सकता है कि जब सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है या हमारी मांगों को नहीं भी पूरा करती है, तो जब पूरा करती है तो हम सरकार को समर्थन देते हैं। नहीं पूरा करती या उसके कार्यशैली से अगर हम नहीं प्रभावित होते हैं, नहीं सेटिस्फाई होते हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं, उसके विरोध में आंदोलन करते हैं। और आंदोलन का क्या परिणाम आता है, जैसे चुनाव में या तो सरकार का हार होगा या सरकार की जीत। फिर मीडिया की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो कहने का मतलब कि डेविड स्टन ने जो सिस्टम अप्रोच हमने आपको बताया था, जो डायग्राम के माध्यम से, आप लोग ये एग्ज़ाम में अगर डायग्राम को समझ जाएंगे या बना देंगे तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो इजी से समझ जाएंगे कि वो आप क्या कहना चाहते हैं। कहने का मतलब कि जो ये प्रोसेस है, जो डेविड स्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच को डिफाइन किया, वो इस डायग्राम के माध्यम से यही समझाने का प्रयास करते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है, निरंतर चलती रहती है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था काम करती है और ये काम करने का जो प्रणाली रहता है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक होता है। मुझे लगता है कि अगर आज की क्लास में बस इतना ही, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप ऑफलाइन जब विजिट करेंगे, चूंकि अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, तो एग्ज़ाम के समय में हम लोग की प्राथमिकताएं होती है कि आप लोग के सिलेबस कंप्लीट हो, किसी तरह के आपकी पढ़ाई लिखाई पे किसी तरह का कोई बाधा ना हो। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके समक्ष रख दें, बट ऑफलाइन क्लासेस करना कंपलसरी है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सी माइन्यूट चीज़ों को हमें समझने का मौका मिलता है। तो द पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच एक साइंटिफिक प्रणाली है एक राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए। इसकी क्रिटिसिज्म भी है जिसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।